Ali Murtaza and you are watching my YouTube channel Biology Made Easy. So today our topic is cell cycle, and in this lecture we're going to discuss about the cell cycle, and in the previous lecture we discussed about the chromosome, its types and its formation. So चलिए इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज सेल साइकिल। साइकिल मींस कि ऐसी चीज ऐसा प्रोसेस जिसमें एक चीज चेंज हो और आखिर में वही चीज हमें मिले। फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर साइकिल की बात करें तो वाटर साइकिल में वाटर अपनी स्टेट्स को चेंज करता है और आखिर में हमें वाटर की सेम स्टेट मिल जाती है। या गैस या सॉलिड या लिक्विड कोई अगर स्टेट है उसकी, हमें वाटर साइकिल में रिपीटेडली वो स्टेट नजर आएगी। इसी तरह सेल साइकिल में सेल्स डिवाइड करेंगे, एक सेल डिवाइड करेगा डाटा सेल्स में और वो डाटा सेल्स भी फिर डिवाइड करेंगे, यानी ये साइकिल चलती रहेगी थ्रू आउट लाइफ। सेल साइकिल और सेल साइकिल में हमारे पास दो फेजेस हैं, यानी दो टाइम पीरियड्स हम इनको कहें। एक है इंटरफेज, एक है एम फेज। एम फेज मींस माइटोटिक फेज। इंटरफेज क्या है? इंटरफेज में सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करेगा, यानी अगर कोई सेल डिवाइड करने जा रहा है तो वो अपने आप को उस डिवीजन के लिए प्रिपेयर करेगा और वो प्रिपरेशन इंटरफेज में होगी। इस इंटरफेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा और कैसे प्रिपेयर करेगा, यानी कौन सी उसमें चेंजेस आएंगी, वो ऑन दीज बेसिस इंटरफेज को तीन फेजेस में फर्दर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेज इज G1 फेज, मींस गैप वन फेज। इसमें क्या होगा, जो सेल डिवाइड करने जा रहा है इस फेज में, इंटरफेज के इस फेज में डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जमा होंगे। फॉर एग्जांपल बिकॉज डीएनए रेप्लिकेशन लाजमी है जो कि नेक्स्ट फेज में होगी। डीएनए के बेसिस इकट्ठे होंगे और इसमें सेल साइज इंक्रीज होगी, यानी सेल अपनी साइज को इंक्रीज करेगा। रीजन ये है कि अगर ये सेल चाहता है कि मेरे जो डाटा सेल्स हैं वो इसी साइज के हों, तो इस सेल को अपनी साइज को डबल करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई ये सेल अपनी साइज को एनलार्ज करेगा। और नेक्स्ट फेज है हमारे पास एस फेज, मींस सिंथेसिस फेज। और इस फेज में जो बेसिस इकट्ठे हुए थे, यानी जो बेसिस इकट्ठे हुए थे G1 फेज में, वो मिलकर एक और डीएनए बनाएंगे। एक डीएनए हमारे पास मौजूद था, दूसरा डीएनए बनेगा और इस प्रोसेस को हम कहेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। सो इस फेज में डीएनए रेप्लिकेट होगा, डीएनए रेप्लिकेट होगा। उसके बाद G2 फेज आएगा। G2 फेज में क्या होगा, यानी गैप टू फेज। इसमें सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया है या न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस अलग बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब जो ऑर्गेनेल्स हैं वो इसमें रेप्लिकेट होंगे, यानी डबल होंगे। सो इसमें हम लिखेंगे कि सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स रेप्लिकेट, यानी इसमें सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं वो रेप्लिकेट करेंगे, डबल हो जाएंगे। अब इस सेल की, जो सेल डिवाइड होने वाला है उसकी प्रिपरेशन हो चुकी है, अब वो तैयार है सेल डिवीजन के लिए। और यही था इंटरफेस। जस्ट इसमें ये बात थी कि सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करेगा और इसके अलावा इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी कॉन्सेप्ट वगैरह की। सो मेन जो है सेल डिवीजन में आते हैं हम। सेल साइकिल का जो नेक्स्ट पीरियड है सेल डिवीजन का, उसमें हमारे पास एम फेज है, यानी माइटोटिक फेज। और माइटोटिक फेज में हमारे पास दो किस्म की डिवीजन्स मौजूद होती हैं। माइटोटिक फेज में हमारे पास दो किस्म की डिवीजन्स मौजूद होती हैं और इनको किस तरह क्लासिफाई किया गया है। फॉर एग्जांपल एक का नाम है माइटोसिस, ये सेल डिवीजन है, और दूसरे का नाम है मियोसिस, ये भी सेल डिवीजन ही है। माइटोसिस अक्सर हमारी बॉडी में ग्रोथ सेल्स में, सोमेटिक सेल्स में मौजूद है, होती है सेल डिवीजन। और गैमेट्स में भी होती है, जर्म सेल्स में भी माइटोसिस होती है। बट जो मियोसिस है, मियोसिस सिर्फ और सिर्फ गैमेट सेल्स में होती है, जर्म सेल्स में होती है।
रीजन ये है कि आने वाले जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं उनमें वैरायटी होनी चाहिए, वेरिएशन होनी चाहिए। दैट्स व्हाई मियोसिस सिर्फ जर्म सेल्स में होती है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि माइटोसिस में हमारे पास माइटोसिस में हमारे पास एक सेल से दो सेल्स बनेंगे। एक सेल से दो सेल बनेंगे, इसको हम कहेंगे पेरेंट सेल, और इनको हम कहेंगे डॉटर सेल्स। इनको हम डॉटर सेल्स कहेंगे क्योंकि हमें पता है कि पेरेंट सेल में, ह्यूमन सेल में हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो इन डॉटर सेल्स में भी क्रोमोसोम्स का नंबर 46 ही रहेगा। यानी इनमें कोई डीएनए की चेंज नहीं होगी, कोई क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा। ये जैसा पेरेंट सेल था एग्जैक्ट कॉपी होंगे पेरेंट सेल्स की। और मियोसिस में क्या होगा? मियोसिस में एक सेल जिसमें होंगे 46 क्रोमोसोम्स, वो डिवाइड होगा 4 सेल्स में। वो डिवाइड होगा 4 सेल्स में, लाइक 1 2 3 और 4। ये 4 सेल्स में डिवाइड होगा और ईच सेल विल कंटेन 23 क्रोमोसोम्स। और मियोसिस के नतीजे में जो सेल्स बनेंगे उनमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ होगा एज कंपेयर टू देयर पेरेंट सेल। सो इस लेक्चर में हम सिर्फ माइटोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम मियोसिस 1 और मियोसिस 2 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद माइटोसिस। एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी बताई कि माइटोसिस सोमेटिक सेल्स में भी होगी और जर्म सेल्स में भी होगी, बट मियोसिस ओनली जर्म सेल्स में होगी। ये आप लोगों ने ध्यान में रखनी है बात। सो माइटोसिस में क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका माइटोसिस का जो पहला फेज है वो है प्रोफेज, यानी स्टेजेस हैं कि सेल कितने स्टेजेस में डिवाइड होगा, यानी कौन से इवेंट्स उस सेल डिवीजन में हमें देखने को मिलेंगे। दिस इन दिस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है, माइटोसिस और मियोसिस को। प्रोफेज, सो फर्स्ट स्टेज इज प्रोफेज इन बोथ सेल डिवीजन्स, मियोसिस इन माइटोसिस। प्रोफेज में क्या होगा? क्योंकि हमें पता है कि इंटरफेज में जो सेल है उसका डीएनए भी रेप्लिकेट हो चुका है, उसके सेल ऑर्गेनेल्स भी रेप्लिकेट हो चुके हैं और वो सेल साइज में भी इनलार्ज हो चुका है। सो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर कोई नॉर्मल सेल है तो उसमें जो न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस में एक मटेरियल, एक नेटवर्क मौजूद होता है, डिस्पर्स्ड मटेरियल, जिस मटेरियल को हम नाम देते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। उस मटेरियल को हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं और क्रोमेटिन मटेरियल डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना है। सेल डिवीजन के वक्त, इंटरफेज में नहीं, सेल डिवीजन के वक्त क्या होगा कि प्रोफेज में, सेल डिवीजन के प्रोफेज में यानी फर्स्ट स्टेज में ये डिस्पर्स्ड मटेरियल, ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये कंडेंस होगा, कंडेंस होकर कुछ स्ट्रक्चर्स में तब्दील होगा, जिन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देंगे क्रोमोसोम्स, जिन स्ट्रक्चर्स को नाम हम देंगे क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम इस सेल में नंबर 46 होंगे, क्रोमोसोम 46 होंगे। पर डीएनए क्योंकि रेप्लिकेट हो चुका है तो डीएनए हमारे पास 92 होंगे, तो डीएनए हमारे पास 92 होंगे। सो पहला काम जो प्रोफेज में होगा वो ये होगा कि क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होगा और स्ट्रक्चर्स में तब्दील होगा, जिन स्ट्रक्चर्स को हम क्रोमोसोम कहेंगे। और उसके बाद क्या चीज होगी? उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट होगी, यानी ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगेगी। सो ये दूसरी चीज हमें प्रोफेज में नजर आएगी। और तीसरी चीज क्या होगी प्रोफेज में कि नॉर्मल सेल में सेल न्यूक्लियस के दरमियान में
स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनको हम सेंट्रियोल्स कहेंगे। जो सेंट्रियोल्स हैं और इंटरफेज में सेल ऑर्गेनील्स रेप्लिकेट हुए थे, तो ये सेंट्रियोल्स भी रेप्लिकेट होंगे और एक सेंट्रियोल स्पोल पर जाएगा और दूसरा सेंट्रियोल स्पोल पर होते हैं। एक सेंट्रियोल स्पोल पर आ जाएगा और दूसरा सेंट्रियोल स्पोल पर आ जाएगा। सेंट्रियोल्स सेल डिवीजन में मदद करते हैं। ये स्पाइनल फाइबर्स की मदद से जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें से सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग करके अलग इंडिविजुअल सेल्स में खींच लाते हैं। सो सेंट्रियोल्स का ये काम है। ये था प्रोफेज। प्रोफेज में क्रोमेटिन मटेरियल जो है क्रोमोसोम में कंडेंस होगा और सेंट्रियोल्स अपने पोल्स पर जाएंगे और मेम्ब्रेन डिसअपीयर होगी। एंड देन इज second stage is मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा? मेटाफेज में सेल है, सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और सेंट्रियोल्स यहाँ पर उसी कलर से मैं ड्रा करूं तो सेंट्रियोल्स यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। सेंट्रियोल्स एक स्पोल पर मौजूद है और दूसरा स्पोल पर मौजूद है। सो क्रोमोसोम्स मेटाफेज में अपने आप को इक्वेटर पर सेट करेंगे। 46 जो क्रोमोसोम्स होंगे वो अपने आप को मिडिल ऑफ सेल में जमा करेंगे और इसमें जो स्पाइनल फाइबर्स हैं, सेंट्रियोल्स की जो स्पाइनल फाइबर्स हैं वो उन क्रोमोसोम्स के सेंट्रियोल्स पर अटैच होंगी, सॉरी सेंट्रोमायर पर अटैच होंगी। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स अपने आप को इक्वेटर पर रखेंगे, जमा करेंगे और उसके बाद जो है सेंट्रियोल्स स्पाइनल फाइबर को क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमायर पर अटैच करेंगे। और देन हमारे पास स्टेज है, द थर्ड स्टेज इज कॉल्ड एनाफेज। एनाफेज में सिंपल चीज है कि क्रोमोसेंट्रियोल्स हैं, लाइक ये सेंट्रियोल्स हैं हमारे पास और ये जो क्रोमोसोम्स हैं अब लाइक दिस, ये क्रोमेटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से जुदा हो जाएंगी और अपने अपने पोल्स पर मूवमेंट स्टार्ट करेंगी, यानी स्पाइनल फाइबर्स कंट्रैक्ट होंगी जिसकी वजह से ये जो क्रोमेटिड्स हैं अब सेंट्रियोल्स की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगी और लास्ट जो स्टेज होगी वो होगी टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा? टीलोफेज में क्रोमोसोम्स अपनी रेस्पेक्टिव प्लेसेस पर आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे और ये जो सेल है ये बीच से डिवाइड होगा। ये जो सेल है ये बीच से डिवाइड होगा और इस डिवीजन को हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस और इस डिवीजन को हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस, यानी जिस डिवीजन में हमारे पास साइटोप्लाज्म डिवाइड हो उस डिवीजन को हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस। और ये जो डिवीजन थी पहले कैरियोकाइनेसिस होगी। कैरियोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ nucleus. Karyo means nucleus, kinesis means breakdown. So karyokinesis means the division of nucleus and cytokinesis means the division of cytoplasm. So it was about mitosis। और मैं आपको बता दूं अब जो ये सेल है ये सेल दो में डिवाइड हो गया, ये एक सेल था और ये दो में डिवाइड हो गया और अब ये जो क्रोमेटिड्स हैं अब इन क्रोमेटिड्स को हम क्रोमेटिड्स नहीं कहेंगे, अब इनको हम क्रोमोसोम्स कहेंगे, क्रोमोसोम कहेंगे। जब सेल डिवाइड होके सेल डिवीजन खत्म हो जाएगी तो हम उन क्रोमेटिड्स को अब क्रोमेटिड्स नहीं कहेंगे, हम इनको अब क्रोमोसोम कहेंगे। और आपने देखा इन क्रोमोसोम में दो डीएनए थे एक क्रोमोसोम में और सेल डिवीजन के बाद जो क्रोमोसोम होंगे उनमें हर एक क्रोमोसोम में जस्ट 1 डीएनए मौजूद होगा, पेरेंट में ऐसा नहीं था। So it was all about the mitosis. I hope you understood.